ऐसे लड़ोगा है कि नहीं ऐसा लड़ोगा? इससे आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, उस पर हम क्वेश्चन भी किए थे। तो ये सारा तरीका हमें ध्यान में रखना है। जैसे देखो अगर कोई ऐसा सर्किट होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाइड है, मतलब बैटरी कनेक्टेड है इसके ऐसे कुछ टर्मिनल्स के, ठीक है। और ये मान लेते हैं 10 वोल्ट की भी। तो ये वाला सर्किट गिवन है, इसमें जैसे ये वाला जो वोल्टेज गिवन है यहाँ पे 10 वोल्ट गिवन है, और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम है, ये 4 ओम, ये वाला भी 4 ओम गिवन है, ये वाला 4 ओम गिवन है, ये वाला भी 4 ओम और 4 ओम गिवन है, ठीक है। हमें बताना है आई, यहाँ पे I1 I2, ये वाले में I3 करंट है और इस वाले में I4। तो वी हैव टू फाइंड I1, I फाइंड आउट करना है, I1 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, I3 और I4 ये फाइंड आउट करना है। देख लो एक बार सर्किट अच्छे से, 10 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ से 2 ओम रजिस्टर है, उसके बाद 2 4 ओम रजिस्टर है, ठीक है। 2 4 ओम रजिस्टर है। हाँ बोलो। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करने दो, तुम सारा वैल्यू निकालो, I1 I2 I3 I4। आई है, गुड इवनिंग। यहाँ पे 4 ओम गिवन है, उसके बाद 4 ओम है, ये दोनों 4 ओम है। इसमें करंट I1 है, इस वाले में I2, यहाँ पे I3 है और यहाँ पे I4 है, यहाँ पे I। इस बैटरी का क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट गिवन है। तो हमें बताना है ये पांचों वैल्यू। कल से एक पढ़ाई हो रहा है, मन लगा के यार, मन लगा के या धीरे धीरे।
नहीं, अब तो अच्छा कर लो। देखो अगस्त आ चुका है, ठीक है, काउंट कर लेना। मार्च, मार्च में तो पेपर ही होता है, फरवरी तक काउंट कर लेना, ठीक है। 5 महीना इधर और 2 महीना उधर है। एक तो सबका हैबिट खराब हो ही चुका होगा मोबाइल फोन यूज करते करते, लेकिन फिर भी एग्जाम सभी लोगों को देना है और अच्छे से देना है, तो इसलिए अभी से तैयार हो जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताया सभी लोग। ठीक है, ठीक है। देखो आई का वैल्यू आएगा 1 और बाकी I1 I2 I3 I4 1/2। तो ऐसा हम्म, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ताकि बैटरी से निकलने वाला करंट हमें पता चल जाए। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये हमें पता कब चलेगा, जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए सबसे पहले। तो हमें दिख रहा है इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ये 2 ओम दिया गया है, ये 4 ओम और 4 ओम दोनों का कॉम्बिनेशन देगा 2 ओम। तो 2 ओम के साथ में एक 2 ओम जुड़ा हुआ है, उसके साथ में 4 ओम, और ये 4 और 4 का कॉम्बिनेशन देगा 2 ओम। तो यहाँ पे अगर मैं सर्किट बनाऊं, 2 ओम है, उसके बाद 2 ओम है, और इसके बाद 4 ओम है, ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या लगा हुआ है, 2 ओम लगा हुआ है। ये सर्किट का सिंप्लीफाइड फिगर है। यहाँ पे 2 ओम, इन दोनों 4 ओम का 2 ओम होगा, उसके बाद ये 4 ओम का ऐसे, और ये दोनों का 2 ओम होगा। तो ये तो ऐसा कुछ हो गया, और इसके अक्रॉस बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का। तो जब हम कुछ ऐसा करेंगे तो देखो ये क्या होगा, 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 2 10। तो अगर आई हम निकालना चाहेंगे इस सर्किट में तो V/R से निकलेगा। 10/R इक्विवेलेंट लिखना अच्छा रहेगा। 10/10 मतलब आई आ गया 1 एम्पियर। आई कितना आ गया, 1 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर। देखो सीरीज में करंट सेम होते हैं, मतलब इस 2 ओम में करंट 1 एम्पियर है, 5 एम्पियर नहीं, 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट होगा 1 एम्पियर। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो करंट डिवाइड होगा। अब देखो जब रजिस्टर सेम होता है तो करंट इक्वल डिवाइड होगा, नहीं तो हम इस फॉर्मूले से I1 I2 भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर का हमें पता चल गया 1 एम्पियर करंट है और ये डिवाइड हो रहा है। तो I1 अगर मैं निकालूंगा तो I इंटू जिसमें रजिस्टेंस, जिसमें करंट निकालना होता है, मतलब I1 में निकालना है, तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस को हम देखेंगे R2 अपॉन में दोनों का एडिशन, R1 + R2। I है 1 एम्पियर, R2 है 4, और R1 + R2 8 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ये 1 एम्पियर है तो करंट हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब I1 हो जाएगा 1/2 एम्पियर, I2 हो जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों हो गया करंट। ये दोनों आगे बढ़ेंगे और कंबाइन करेंगे, फिर से I हो जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, और आगे बढ़ेगा तो I3 I4 वैसा ही सेम कंडीशन है, जैसा I1 I2 वैसा ही I3 I4, क्योंकि रजिस्टर सेम है और करंट एंटर किया है 1 एम्पियर, तो यही बटेगा। तो I3 I4 भी कितना हो जाएंगे, 1/2 1/2 हो जाएंगे। तो ये 1/2 एम्पियर और ये भी 1/2 एम्पियर, मतलब इन चारों का वैल्यू 1/2 एम्पियर के इक्वल होगा और इसका वैल्यू होगा 1 एम्पियर के इक्वल होगा।
अब देखो इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में जो स्टार्ट हुआ था वो था करंट डिवीजन रूल। इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, अब वोल्टेज डिवीजन रूल कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज डिवाइड होंगे। और वो कब डिवाइड होता है, जब सर्किट सीरीज में होगा, जब कॉम्बिनेशन सीरीज में होंगे तो जो हमारा वोल्टेज है वो डिवाइड होता है। जैसे देखो, अगर हम नॉर्मल सर्किट का बात करें सीरीज वाले का, तो हमें पता है सीरीज में जो हमारा करंट है वो डिवाइड होता है। जैसे मान लो ये बैटरी है और बैटरी के अक्रॉस में ये 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 लगा हुआ है। तो हमें पता है कि सर्किट में करंट सेम जाएगा क्योंकि सारे सीरीज में है, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम जाता है। बट उसी समय जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड होता है। तो अगर हमें करंट पता है तब तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V इसके अलावा ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। R1 के अलावा जो वोल्टेज होगा R1 के अक्रॉस वो कितना है, V1। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2। R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3। अगर मैं V1 का वैल्यू लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R1, क्योंकि इसमें करंट आ ही जाएगा, इस वाले में भी इस वाले में भी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये तो ऐसा कुछ है, अगर मान लो इसमें वोल्टेज दिया गया है ये वाला और करंट गिवन नहीं है, तो अगर हमें वोल्टेज डिवाइड करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मतलब समझो ऐसा कि हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, ये जो वोल्टेज गिवन है ये वाला वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू नहीं पता है, ये वाला वैल्यू नहीं पता है और ये वाला वैल्यू गिवन है, तो हम कैसे वोल्टेज डिवाइड करेंगे। मतलब ऐसा समझो R1, R2, R3 के अक्रॉस अगर वोल्टेज गिवन है और हमें V1, V2, V3 बताना है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना कितना होगा ये अगर हमें बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज पता है तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वहां से अगर हम करंट निकालना चाहेंगे तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या क्या है समझो, अगर R1, R2, R3 दिया गया है और उसके क्रॉस वोल्टेज हमें पता है और करंट पता नहीं और हमें निकालना था V1, V2 और V3। तो अगर पता होता तब तो हम ये यूज करते, और पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करंट का वैल्यू निकाल लेंगे और वो किसके इक्वल होगा, V तो हमें पता है और R इक्विवेलेंट सीरीज कंडीशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से I आ जाएगा और उस I को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से निकल सकता है। देखो क्या हो जाएगा, I की जगह V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 पुट करोगे और इसका मल्टीप्लाई R1 से हो जाएगा। I इंटू R2 V2 देगा, I का वैल्यू आ चुका है R1 प्लस R2 प्लस R3 और साथ में क्या रहेगा R2 यहाँ पे, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे R3 रहेगा। तो ये होता है इसका। अगर हमें करंट नहीं पता है तो हम सबसे पहले सर्किट से करंट निकाल लेंगे जो कि इसके इक्वल होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट के इक्वल में होगा और वहां से हम पता कर सकते हैं। अगर सर्किट में करंट पता है तो I इंटू R1 करोगे V1 निकलेगा, I इंटू R2 करोगे V2 निकलेगा, I इंटू R3 करोगे V3 निकलेगा। तो ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको नोट कर ले सभी को।
हो गया, नोट हो गया ये वाला पार्ट। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आता है। करंट डिवीजन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि करंट बार बार सर्किट में पूछता है, ये उतना ज्यादा नहीं पूछता है। फिर भी देखो इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इस वाले सर्किट में देखो क्या है दिया गया। ये सर्किट में वोल्टेज 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। यहाँ पे दो पैरेलल में लगे हुए हैं 8 ओम और यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है, और ये वोल्टेज है 10 वोल्ट। हमें निकालना है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज, 8 ओम के अक्रॉस कितना होगा। ये वाला 8 ओम बोलो या ये वाला बोलो, दोनों यहाँ पे सेम है। एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। तो देखो बेसिकली ये है क्या, ये है V1, यहाँ से यहाँ का मान लो V2 और यहाँ पे का V3। हमें V1, V2 और V3 का वैल्यू बताना है। सभी लोग ट्राई करें। ठीक है, हाँ। बाकी लोग बताएं V1 कितना आ रहा है सवाल तुम्हारा। वन 1.6 कैसे आ रहा है। करंट कितना आएगा सर्किट में बताओ। ठीक है, देखो बाकी लोग देखो। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें सबसे पहले करंट का वैल्यू निकालेंगे, और करंट का वैल्यू निकालने के लिए अगर देखेंगे तो ये 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में, तो कितना होगा 4 ओम होगा। और हाँ बताओ। अच्छा, और V2 और V3। ठीक है, तो देखो इसमें जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें 8 ओम और 8 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में है तो 8 ओम और 8 ओम को हम रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, यहाँ पे 4 ओम रजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तो 4 ओम का सीरीज में 4 ओम और 4 ओम का सीरीज में 2 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 10। देखो पहला वाला 4 ओम एज इट इज, दूसरा वाला 8 ओम पैरेलल वाला क्या हो गया 4 हो गया, और तीसरा 2 है।
और इसके पैरेलल में लगा हुआ है, इसके मतलब अक्रॉस बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो यहाँ से अगर सर्किट में करंट हम निकालना चाहेंगे तो करंट कितना होगा, ये 4 + 4 8 + 2 10 हो गया और V 10 है, मतलब I आ जाएगा यहाँ पे V/R इक्विवेलेंट से 1 एम्पियर। क्यों हम ऐसा करंट हर एक बार क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट सेम होने वाला है और वो कितना होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम अगर V1 निकालेंगे तो V1 का फॉर्मूला होता है I × R1। I × R1 मतलब इसका करंट 1 और रेजिस्टेंस 4, 1 × 4 मतलब V1 आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब जब करंट यहाँ पे आएगा तो इस करंट को यहाँ से जाना है और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर हम करंट को भेजेंगे तो I1 I2 हो जाएगा, उससे हमारा कुछ निकलेगा नहीं। तो हमें ये पता है कि पैरेलल में जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर का वोल्टेज सेम होता है। अगर मैं इस दोनों 8 ओम को अलग से अगर बात करूं, इस दोनों 8 ओम का अलग से मैं फिगर बनाऊं तो 8 ओम और ये 8 ओम और ये 8 ओम, ठीक है, ये 8 और 8 का पैरेलल में कितना आएगा, 4 आता है और इसके करंट जा रहा है I। तो V = अगर हम निकालेंगे तो I × R, V = क्या होता है, I × R, मतलब यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा V2 जी लिखा हुआ है वो क्या होगा, I × R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। I कितना है 1 और R इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं I × R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट वो कितना है 4 × 1, कितना आ जाएगा 1 × 4 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, तो V1 V2 निकल गया। अब ये करंट डिवाइड होकर फिर से ऐड होकर यहाँ पे I आ जाएगा और V3 हम निकाल सकते हैं I × R3, तो कितना हो जाएगा ये 1 × 2 मतलब 2 वोल्ट आ जाएगा। तो पहले वाले का 4 वोल्ट, दूसरे वाले का 4 वोल्ट और तीसरे वाले का 2 वोल्ट। अब तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि जब भी ऐसा बैटरी लगा होता है तो जो वोल्टेज का एडिशन है V1 + V2 + V3 वो 10 वोल्ट के इक्वल आएगा। 4 + 4 8 + 2 10 और यहाँ पे भी 10 है। तो ओवरऑल आंसर एडिशन करके भी सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो V1 + V2 + V3 10 के इक्वल आएगा। तो ये तो था वोल्टेज डिवीजन रूल। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही हम यूज करके करंट या वोल्टेज जिसका भी वैल्यू पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। कुछ पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे हर एक समय। वो पॉइंट ये है कि करंट अगर सीरीज में होगा तो करंट हर एक जगह पे सेम होगा, जबकि वोल्टेज डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे V1 V2 V3 था, अगर कहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उस समय करंट डिवाइड होगा, बट यहाँ पर का जो वोल्टेज 8 ओम का है वही 8 ओम का, मतलब करंट डिवाइड होगा बट वोल्टेज विल रिमेन सेम। जो हमें क्वेश्चन आता है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आता है। मिक्स्ड मतलब कुछ पार्ट पैरेलल में होते हैं और कुछ पार्ट सीरीज। तो ऐसा जब भी आएगा तो हम वहां पे ध्यान रखेंगे कि मिक्स वाले को एक साथ रखेंगे और मतलब पैरेलल वाले को एक साथ और सीरीज वाले को एक साथ। तो ये टॉपिक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसको नोट कर लो जिनको करना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है R = ρ/L/A होता है। तो रेजिस्टेंस चेंज होता है लेंथ के चेंज होने पे और दूसरा एरिया के चेंज होने पे। हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे चेंज होता है। हमने रेजिस्टेंस का देखा था, टेम्परेचर पे कैसे चेंज होता था। तो R = R0 1 + α T2 - T1, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये था टॉपिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है। अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो ρL/A होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρ × L/A, जिसमें बताया जाता है कि जो रो है, दिस रो इज रजिस्टिविटी
और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। मटेरियल मतलब एल्यूमिनियम के लिए रजिस्टिविटी अलग होगा, कॉपर के लिए रजिस्टिविटी अलग होगा। तो किसी भी वायर का जो हम रजिस्टेंस निकालते हैं वो रो पे डिपेंड करता है और रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम एल्यूमिनियम ले लिए तो उसका लेंथ कितना भी हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना भी हो, रजिस्टिविटी ऑलवेज सेम होने वाला है। तो आर जो है वो रो पे कब तक डिपेंड करता है? जब तक टेम्परेचर चेंज होगा तो डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो रो पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा आर। मतलब रो इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मटेरियल। तो हम एक वायर लेते हैं, उसका मटेरियल फिक्स कर देते हैं। मतलब मान लो एल्यूमिनियम वायर ले लिए तो एल्यूमिनियम वायर का ही बात करेंगे हर समय। तो रो कांस्टेंट होता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। और दूसरा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जैसे मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस L है, मतलब लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो उसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं रो L बाई A। अब यहाँ पे लेंथ के चेंज होने से या क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है? तो टॉपिक तुम लोग लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन रेजिस्टेंस। हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस पहले पढ़ रखा है, अभी हम लोग को पढ़ना है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है जब किसी मटेरियल का या किसी वायर का हम लेंथ को चेंज कर दें या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस पे कैसा चेंज होगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन होता है, मान लो हम क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ को हम 2 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस कितने टाइम से चेंज होना चाहिए। तो नॉर्मल कोई भी बच्चा इसका आंसर दे देता है कि जब लेंथ 2 टाइम्स से चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स से चेंज होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर लेंथ 2 टाइम से चेंज हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस भी 2 टाइम से चेंज हो रहा होगा। लेकिन ये गलत है। क्यों ऐसा होता है कि लेंथ और एरिया भी आपस में मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए होते हैं? हमें पता है किसी भी वायर का जो लेंथ होगा उसको अगर हम इलोंगेट करेंगे, जैसे मान लो ये वायर है, इसका लेंथ हम इलोंगेट कर दें तो जैसे ही हम लेंथ इलोंगेट करेंगे हमें पता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। ये सभी को पता होगा कि किसी भी वायर को अगर हम खींच दें उसका लेंथ तो इंक्रीज होगा बट एट द सेम टाइम एरिया विल डिक्रीज। अब बताओ, जैसे हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो अपने आप एरिया चेंज होगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। क्योंकि हम तो चेंज कर रहे हैं लेंथ को, हम यहाँ पे सिर्फ लेंथ को चेंज कर रहे हैं बट ड्यू टू चेंज इन लेंथ द एरिया विल ऑल्सो चेंज। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये तुम लोग सभी लोग देखे होंगे, किसी वायर को अगर तुम इलोंगेट कर दो या किसी भी रॉड को अगर हम खींच दें, अगर वो इलोंगेट हो जाता है मतलब लेंथ चेंज हो जाता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम हो जाता है। ये तुम लोग इरेजर या किसी भी रबर मटेरियल में देखे होंगे, जैसे हम खींचते हैं उसको उसका लेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया दोनों पे। और हम एक को चेंज करते हैं तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है और हम एक को चेंज कर रहे हैं तो दोनों चेंज हो रहा है। मतलब दोनों का इफेक्ट हम देखने वाले। ये बात सभी को समझ में आ रहा है कि जैसे हम लेंथ को चेंज करेंगे वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। इट मींस यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि जो वायर होता है या फिर कोई भी मटेरियल हो उसके लेंथ और एरिया का अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द मटेरियल वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ये तुम लोग खुद से सोचो कि अगर मैं इसका लेंथ इंक्रीज कर दूं तो सबको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो और लेंथ बढ़े या फिर इसका रेसिप्रोकल, अगर मैं लेंथ को कम करूंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा, द मटेरियल वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मटेरियल का जो वॉल्यूम होने वाला है रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब इलोंगेशन से पहले, बिफोर इलोंगेशन जो वॉल्यूम होगा
वही आफ्टर इलॉन्गेशन भी वॉल्यूम होगा। मतलब वॉल्यूम इनिशियल, मतलब इनिशियल वॉल्यूम लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ये तो होना ही है, चाहे तुम लेंथ को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो इसका जो एरिया और लेंथ का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही वॉल्यूम देगा। अगर बताओ इस वायर के लिए अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा कि नहीं? तो पहले तो मैं वॉल्यूम लिख दे रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ, ये होता है वॉल्यूम। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम, कहने का मतलब इनिशियल एरिया और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन फाइनल लेंथ और एरिया के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ये बात सभी को समझ में आना चाहिए। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ है। जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे एरिया घटेगा, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हमें पता है द मटेरियल वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कभी चेंज नहीं होगा। और इसको और अच्छे से समझोगे तो हमें पता है मास को हम रो टाइम्स वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास को रो टाइम्स वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये रो और ये रो अलग है, ये रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। तो यहाँ से मास लिखोगे तो रो टाइम्स वॉल्यूम। किसी मटेरियल का रो कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना होगा, तभी मास कांस्टेंट होगा। क्योंकि मास तो अपने आप बढ़ और घट नहीं सकता है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वहीं से ये पार्ट लिया गया है कि इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको लिखूं लेंथ इनिशियल इंटू एरिया इनिशियल, किसके इक्वल होगा? लेंथ फाइनल इंटू एरिया फाइनल, ये लिख सकता हूँ। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू एरिया लिखो तो पहले जो लेंथ और एरिया का मल्टीप्लीकेशन है वही मल्टीप्लीकेशन बाद में भी होना चाहिए। मतलब लेंथ इनिशियल इंटू एरिया इनिशियल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा? लेंथ फाइनल इंटू एरिया फाइनल के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इन पॉइंट को लिखो, फिर हम क्वेश्चन कैसे आता है वो करेंगे। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये वाले का हम यूज करके लेंथ के इफेक्ट क्या हो सकते हैं या फिर चेंज इन एरिया का इफेक्ट क्या हो सकता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें, अगर हम वायर के लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दें, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, इफ द लेंथ ऑफ वायर is increased n times। n टाइम्स कहने का मतलब क्या है? पहले लेंथ जो होगा उसमें n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। n के जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, देन resistance is increased by n स्क्वायर टाइम्स। अब ये कैसे n स्क्वायर टाइम्स होता है वो अभी मैं बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग चाहे तो नोट्स में लिख सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स। अगर लेंथ ऑफ द वायर n टाइम्स से बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम से बढ़ेगा? n स्क्वायर टाइम से। मतलब अगर मान लो एग्जांपल, अगर लेंथ ऑफ द वायर 2 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम से होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स होगा। ये लेंथ का बात है और ये रेजिस्टेंस का बात है। तो ये कैसे होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमें याद रखना है कि लेंथ के 2 गुना होने से रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे याद रखो, n टाइम्स अगर लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज है तो इंक्रीज
डिक्रीज है तो डिक्रीज, ये बात ध्यान रखना है। अब इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर गिवन था। मान लो एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ एल है। एल इनिशियल बोल दे रहा हूँ, एरिया इनिशियल बोल दे रहा हूँ, और इस समय जो रेजिस्टेंस है वो आर इनिशियल के इक्वल। मतलब समझ में आ रहा है? एक वायर है जिसका रजिस्टिविटी भी मान लो रो है, ठीक है, इसका रजिस्टिविटी रो है, एरिया ए इनिशियल, लेंथ एल इनिशियल, और उस समय जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लिखा हूँ आर इनिशियल। तो हम दो पार्ट में इसको कर लेते हैं। अगर मैं आर इनिशियल का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, रो इंटू एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो टाइम्स एल अपॉन ए। तो हम इनिशियल का बात जब करेंगे तो सारे जगह पे इनिशियल पुट कर दो, आर इनिशियल, एल इनिशियल, ए इनिशियल। अब हम जब फाइनल का बात करेंगे तो रेजिस्टेंस फाइनल होगा, रो तो सेम होगा, मटेरियल का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा। क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा। मान लेते हैं लेंथ फाइनल हो गया एल एफ, और एरिया उस समय हो जाएगा ए फाइनल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल इनिशियल, इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल एरिया। फाइनल रेजिस्टेंस होगा, रो तो सेम रहेगा, और हमें पता है क्वेश्चन में बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, तो लेंथ इंक्रीज होगा। और हमें ये भी पता है कि लेंथ के बदलने से एरिया अपने आप बदलता है, मतलब एरिया भी बदला होगा, और उसको मैं लिखा हूं ए फाइनल। ए फाइनल मतलब एरिया फाइनल। ठीक है, यहां तक का बात हो गया। अब हम इसका वैल्यू मैनिपुलेट करने वाले हैं। तो हमें पता है सिंस वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल, कांस्टेंट होता है ये ऑलवेज, ये तो बदलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम इनिशियल होगा एल इनिशियल इंटू ए इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल होगा एल फाइनल इंटू ए फाइनल। ठीक है, एल इनिशियल इंटू ए इनिशियल किसके इक्वल होगा, एल फाइनल इंटू ए फाइनल। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है एल इनिशियल ए इनिशियल को ऐसे रहने दो, एल फाइनल इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स, मतलब लेंथ जो पहले था इनिशियल लेंथ मान लो एल इनिशियल, तो फाइनल लेंथ कितना टाइम्स हो गया, एन टाइम्स इनिशियल। तो हम लेंथ फाइनल के जगह क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स एल इनिशियल लिख सकते हैं कि नहीं। सभी लोग अच्छे से समझें, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज एन टाइम्स, मतलब पहले अगर एल इनिशियल था तो बाद में एन टाइम्स एल इनिशियल होगा। जैसे ऐसे समझो, अगर लेंथ ऑफ द वायर 5 था तो बाद में 5 टाइम एन टाइम्स होने का मतलब एन इंटू 5 होगा। वैसे ही पहले अगर एल इनिशियल था तो बाद में एन इंटू एल इनिशियल होगा। और एरिया फाइनल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो एल इनिशियल से एल इनिशियल कट जाएगा, एरिया फाइनल हो जाएगा एरिया इनिशियल अपॉन में एन। ये बताओ सभी को समझ में आना चाहिए, एरिया फाइनल किसके इक्वल होगा, एरिया इनिशियल का डिवाइड होगा एन से, क्योंकि एल इनिशियल से एल इनिशियल कट चुका है। तो एरिया फाइनल लिख दिए हम, और लेंथ फाइनल भी हमें पता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आर फाइनल इक्वल्स टू रो, एल फाइनल के जगह हम पुट करेंगे एन इंटू एल इनिशियल, और एरिया फाइनल के जगह पुट करेंगे एरिया इनिशियल अपॉन एन, क्योंकि हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर आर फाइनल अगर हम निकालेंगे तो रो एज इट इज, ये एन ऊपर जाएगा और इस एन से मल्टीप्लाई होके एन स्क्वायर होगा, और साथ में एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल होगा। और इसको मैं सही से लिखूं तो यही लिखा हुआ है, आर फाइनल इक्वल्स टू एन स्क्वायर रो एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल। और हमें पता है रो इंटू एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल किसके इक्वल है, इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो फाइनल रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स से इंक्रीज हो गया। देन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय एन स्क्वायर टाइम्स, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इज एन स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। ये इसका प्रूफ है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ।
सभी लोग बताएं ये वाला समझ में आ गया सभी को? अब देखो इसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज था तो आंसर में इंक्रीमेंट हुआ, अगर डिक्रीज होता मतलब मान लो लेंथ ऑफ द वायर n टाइम से घट रहा होता है, ऐसा फाइनल लेंथ होता L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल अपॉन n, मतलब इनिशियल लेंथ से 2 टाइम्स घटा 4 टाइम्स घटा तो रेजिस्टेंस भी R इनिशियल अपॉन n स्क्वायर हो जाता, फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता R इनिशियल अपॉन n स्क्वायर हो जाता। तो ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, एरिया के साथ क्या होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ देख चुके हैं, अब एरिया के साथ देखते हैं ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ लेंथ इज इफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम से बढ़ता है देन रेजिस्टेंस इज, अब देखो एरिया और रेजिस्टेंस आपस में रेसिप्रोकल वाले हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम लोग इसका भी देखते हैं पहले क्या आता है इसका आंसर, कैसे सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे एरिया बढ़े घटे हमें उससे मतलब नहीं है, लेंथ के बढ़ने घटने से भी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को कंपेयर करने वाले हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें बोला गया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं n टाइम से। जैसे ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे n टाइम से तो क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो हमें पता है रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और वो मान लेते हैं कुछ चेंज होगा और उसको सॉल्व करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, L है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है, और इसका रेजिस्टिविटी रो। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है और रेजिस्टेंस R होगा। अगर सारा इनिशियल मानेंगे तो सब कुछ इनिशियल होगा, अगर सारा फाइनल मानेंगे तो सब कुछ फाइनल होगा। अगर इनिशियल का बात करें तो R इनिशियल हो जाएगा रो इंटू L इनिशियल अपॉन A इनिशियल, और फाइनल का बात करेंगे तो R फाइनल होगा रो इंटू L फाइनल अपॉन A फाइनल। यही होता है फॉर्मूला हम पढ़ के आए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई A, इनिशियल में सारा इनिशियल, फाइनल में सारा फाइनल। और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो लेंथ और एरिया के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको एज इट इज रहने दिए। अब हमें पता है वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल होगा, मतलब एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल इक्वल टू एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, n टाइम से क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया गया है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला बात, अगर एरिया को बढ़ाया गया है तो लेंथ घटा होगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। A इनिशियल, L इनिशियल, एरिया फाइनल क्या होगा, n टाइम से बढ़ा है तो n इंटू L, n इंटू A इनिशियल, एरिया n टाइम से बढ़ा है तो एरिया फाइनल क्या होगा, n टाइम्स एरिया इनिशियल, और लेंथ फाइनल हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो एरिया इनिशियल से एरिया इनिशियल खत्म, L फाइनल हो गया L इनिशियल अपॉन में n। वैसा ही सेम प्रोसीजर है, लेंथ फाइनल क्या होगा, इनिशियल लेंथ को n से डिवाइड देंगे। तुम्हें पता होगा कि एरिया अगर n टाइम से बढ़ा है तो लेंथ n टाइम से घटेगा, वो यहाँ से पता चल गया। अब R फाइनल का मैं फॉर्मूले में पुट कर दूं, रो इंटू L फाइनल का वैल्यू आया है L इनिशियल अपॉन में n, और एरिया फाइनल था कितना, n टाइम्स एरिया इनिशियल, n टाइम्स एरिया इनिशियल, तो रो L इनिशियल अपॉन A इनिशियल इंटू 1 अपॉन n और उसके नीचे n/1 मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस फाइनल
रेजिस्टेंस फाइनल रो एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल आर इनिशियल के बराबर में है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं रो एल इनिशियल ए इनिशियल को आर इनिशियल और इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो फाइनल रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 1 बाई एन स्क्वायर टाइम्स, जो पहले था उससे एन स्क्वायर टाइम्स घट गए। यहां से देखो रेजिस्टेंस फाइनल आर इनिशियल अपॉन एन स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ये याद रख सकते हैं। अब देखो ये सेकंड पार्ट था इसका, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज, ध्यान रखना है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो लेंथ होगा क्वेश्चन में तो बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा, लेकिन एरिया वाले में एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना फिक्स है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज बाय n टाइम्स देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 1 बाय n स्क्वायर टाइम्स। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज बाय 1 बाय n टाइम्स, 1 बाय n टाइम्स से एरिया घट रहा होगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा, 1 अपॉन नहीं n स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा। मतलब अगर ये 1 अपॉन n है तो ये n स्क्वायर होगा, ये n है तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है और चाहो तो तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। अब क्या है इसमें, ये तो दो पार्ट हो गया। अब एरिया में एक और पार्ट एग्जिस्ट करता है कि एरिया नहीं देके अगर बताओ इस वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, कि रेडियस का स्क्वायर, ये आर है, स्मॉल आर लिखते रहो, रेडियस, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस के चेंज होने के कारण से एरिया चेंज होगा और एरिया के कारण से क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं रेडियस के चेंज होने से। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, रेडियस और डायमीटर कैसा है। रेडियस और डायमीटर में सभी को रिलेशन पता होगा कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। अगर हम रेडियस और डायमीटर का बात करें 2 टाइम्स रेडियस, ऐसा हम लिखते हैं 2 टाइम्स रेडियस लिख रहा हूं यहाँ। मैं इसीलिए ये वाला पार्ट बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आए इफ डायमीटर इज reduced to half, if diameter is reduced to half then radius is also reduced to half, ये सबको पता होना चाहिए। then radius is also reduced to half। कैसे समझो, अगर डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? 5 मीटर। अगर डायमीटर हाफ हो गया मतलब 10/2 5, तो उसी समय ये भी हाफ होगा ना, मतलब 2.5 मीटर। ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता है ना कि अगर रेडियस डायमीटर हाफ हुआ है तो रेडियस तो पहले डायमीटर बाई 2 होता है, रेडियस 1/4 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सोच ले
कि रेडियस होता है d/2, अगर डायमीटर हाफ हुआ है तो d/2/2 कितना हो जाएगा, d/4, रेडियस हो जाएगा d/4, ऐसे गलत हो जाएगा ये। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम यहाँ से ये वाला पार्ट सिर्फ ध्यान रखें कि d/4 तो होता है यहाँ से भी, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि अगर n टाइम से घटा है तो ये n² टाइम्स, ऐसा नहीं। डायमीटर जितने से घटेगा उतने से ही रेडियस घटेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन है। भले यहाँ पे d = 2r लिखते हैं, लेकिन डायमीटर जितने से कम होगा रेडियस उसके हाफ से कम होते जाएगा अपने आप। तो डायमीटर 10 है तो रेडियस 5, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि इसका आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं वो लोग, तो हमें ध्यान रखना है ये वाला पार्ट। अगर आता होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में है इफ रेडियस ऑफ अ वायर is increased by n times, अगर रेडियस n टाइम्स से बढ़ा है by n times, then resistance is, देखो रेडियस बढ़ रहा है मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 1/n⁴ टाइम्स। 1/n⁴ टाइम्स होता है। इसको भी प्रूफ करते हैं अभी, कैसे होता है ये। हम चाहे तो इन सभी फॉर्मूले को याद रख लें और साथ में इसका डेरिवेशन भी याद रखें। इफ रेडियस ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, अगर रेडियस n टाइम से बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा 1/n⁴ टाइम्स, 1/n⁴ टाइम से डिक्रीज होगा। तो हम फिर से वही कहानी करते हैं। यहाँ पे एक वायर ले लेंगे जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा, लेकिन अब की बार रेडियस के बारे में भी पूछा गया है, तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं R, इसका रेडियस R है, रेजिस्टिविटी रो। तो अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस लिखें रो L इनिशियल अपॉन A इनिशियल, थोड़ा अच्छे से इसको लिखेंगे तो क्या होगा, रो इनिशियल रो L इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल। रेडियस के टर्म में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस का बात किया गया, तो हम इसमें R इनिशियल इक्वल्स टू रो इंटू L इनिशियल अपॉन पाई R इनिशियल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल का बात करेंगे, यहाँ पे R फाइनल होगा रो L फाइनल अपॉन A फाइनल, जिसको मैं लिख सकता हूँ रो L फाइनल अपॉन A फाइनल की जगह पाई R फाइनल का स्क्वायर, R फाइनल हो जाएगा ये, ठीक है। अब वॉल्यूम वाला बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इनिशियल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम फाइनल के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम इनिशियल लिखेंगे एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल इक्वल्स टू एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल, ठीक है। एरिया इनिशियल को पाई इंटू R इनिशियल स्क्वायर लिख रहे होंगे इंटू L इनिशियल। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एरिया और रेडियस में रिलेशन, पाई R स्क्वायर। हमें रेडियस का बात किया है क्वेश्चन में, तो लाना होगा। एरिया फाइनल होगा पाई इंटू R फाइनल स्क्वायर और साथ में होगा L फाइनल। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो एरिया की जगह पाई R इनिशियल, लेंथ इनिशियल, एरिया फाइनल की जगह पाई R फाइनल स्क्वायर इंटू लेंथ फाइनल। एरिया क्या होता है, पाई इंटू R स्क्वायर, तो इनिशियल के समय पाई R इनिशियल स्क्वायर, फाइनल के समय पाई इंटू R फाइनल स्क्वायर। पाई से पाई यहीं पे कैंसल आउट हो गया। और इफ रेडियस ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, रेडियस फाइनल क्या हुआ है, इनिशियल का n टाइम्स हो गया, तो इसको ऐसे ही रहने दो, R इनिशियल स्क्वायर इंटू L इनिशियल इक्वल्स टू R फाइनल कितना हुआ है, देखो R फाइनल कितना हुआ है, n टाइम्स R इनिशियल। इफ द रेडियस ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, रेडियस कितने से घटा है, बढ़ा है, n टाइम्स से बढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियस फाइनल की जगह देख सकते हैं n टाइम्स R इनिशियल का स्क्वायर इंटू L फाइनल। देखो R इनिशियल स्क्वायर से कट जाएगा, L फाइनल का वैल्यू होगा L इनिशियल अपॉन n स्क्वायर। जिनको नीचे नहीं दिख रहा होगा वो लोग यहाँ पे लिख ले, L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल अपॉन में n स्क्वायर होगा। ये तो L फाइनल का वैल्यू आ गया। अब हम इसमें पुट करते हैं, R फाइनल होता है रो, L फाइनल का वैल्यू आ चुका है L इनिशियल अपॉन में n स्क्वायर और पाई इंटू
आर फाइनल का वैल्यू कितना है, n टाइम्स आर इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो यहां से अगर हम लिखें आर फाइनल तो होगा रो एल इनिशियल अपॉन पाई आर इनिशियल स्क्वायर, पाई और आर इनिशियल स्क्वायर यहाँ का, साथ में ऊपर का 1/n² और नीचे का 1/n², ये मिला के दे देगा 1/n⁴। और देखो ये वाला टर्म किसके इक्वल है, आर इनिशियल के इक्वल। तो आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1/n⁴ हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो जब भी रेडियस n टाइम से बढ़ता है, रेजिस्टेंस n⁴ टाइम से घटेगा। इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो सीधा टिक करना है, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो डिराइव करना है। सब्जेक्टिव आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है, उसके लिए अच्छे से याद रखें। इसको नोट कर लें, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। बाय।